हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2024 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने लायक होगा वैसे ही प्रश्न का आज इस पीडीएफ में लाया गया है। साथियों, विद्युत धारा का टोटल के टोटल सवाल रहेगा आज की क्लास में, और जो भी सवाल रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो साथियों, इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को पास एक बार जरूर शेयर कर दे। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। साथियों, एक अच्छी सूचना आपके लिए यह है कि आपके जो पीडीएफ बनाया जा रहा है उसमें पीडीएफ में क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर भी दिया जा रहा है, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत की सामना न करना पड़े। साथ ही साथ टॉपर्स नोट्स के लिए आप लोग स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए फटाफट से आप लोग सभी आदमी जुड़ जाए, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाए, ताकि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सके। फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल को देखते हैं साथियों। आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया उस पर नजर डालते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या मैग्नीज। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है साथियों, आपको राइट ऑप्शन बताना है। साथियों, आपको सामने दिख गया होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर पहले ही लाया गया इसलिए ताकि आपको पता चले कि पीडीएफ में आंसर भी छापा गया है। तो साथियों, यहाँ पे कहता है कि पदार्थ जो संयोजी तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है वो तांबा का होता है। याद रखिएगा, तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है साथियों एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पे सबसे गलनांक सबसे ज्यादा अगर किसी का पूछे साथी हो तो यह नाइक्रोम हो जाता है, जिसका क्या बोलते हैं यहाँ पे गलनांक कम होता है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर करने पर ये गलता है, तो ये हीटर में लगाया जाता है। याद रखिएगा, किसमें लगाया जाता है? हीटर में लगाया जाता है, ये भी याद रखिए। टंगस्टन किसमें यूज किया जाता है साथियों? बल्ब में। बल्ब में यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जी हाँ, जो लाल बल्ब होता है उसमें यूज किया जाता है। तो एक प्रश्न से हमने आपके सामने चार प्रश्न रखा है। इसी प्रकार इस क्लास का शेड्यूल रहेगा, ताकि आपको पता चले कि आप लोग कितने तैयारी कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उस पर नजर डालते हैं। साथियों, यहाँ पे 2 नंबर सवाल है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये सवाल का जवाब हमने पहले ही क्वेश्चंस में दे दिया था, क्योंकि पहला सवाल में आपका जो ऑप्शन नंबर सी या बी में जो दिया गया था ऑप्शन, उससे मैंने बताया था कि बल्ब में जो लगता है फ्यूज तार वो किस पदार्थ से निर्मित होता है। इसका जवाब आप लोग देंगे। कहता है तांबा, टंगस्टन, लेड, टिन मिश्रित या नाइक्रोम। तो फ्यूज तार जो होता है साथियों किस पदार्थ से निर्मित होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फ्यूज तार बिल्कुल भी टंगस्टन से यूज नहीं होता साथियों, वहां पे तांबा का यूज किया जाता है। लेकिन बल्ब में पूछे फिलामेंट, जी हाँ दोस्तों, फिलामेंट की बात हमने की थी पिछले क्वेश्चन में। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? याद रखिए, तांबा से निर्मित होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं और हमेशा बनते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर, और 3 नंबर सवाल थोड़ा ज्यादा लंबा है, देखते हैं कि कैसा सवाल आपसे पूछा गया है। साथियों, 3 नंबर सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दिख गया होगा। कहता है कि 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता? भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किए हैं, कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता बताइए। अगर कोई मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, मान लीजिए इस प्रकार का 3 प्रतिरोध है और भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किए गए हैं, कहने का मतलब ये एक लाइन में ये नहीं किया गया है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे किए गए हैं। मान लीजिए इस प्रकार से होगा, मान लीजिए एक ऐसे जाके ऐसे होगा और दूसरा ऐसे जाके ऐसे होगा और तीसरा ऐसे जाके ऐसे होगा। इसी प्रकार शायद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर है वो नहीं आ पाया है। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो आपके सामने है आंसर जो है 2r/4 है। 2r/4 है, इसका कहने का मतलब ये इसी प्रकार का होगा। ध्यान दीजिए, ये इसी प्रकार का जोड़ा होगा ब्रिज के हिसाब से। तो याद रखिएगा, ये जो होता है पैरेलल और ये ऐसे होता है समानांतर। याद रखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और सिंपल आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है साथियों ये राइट हो जाएगा। अभी के लिए याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है।
अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि 4 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। साथियों 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, कहता है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। कहता है कि एक 10 ओम, मान लीजिए 10 ओम का क्या है साथियों, तार है, ये तार है, लंबाई को खींचकर क्या किया गया, इसका दोगुना तिगुना करा गया, यानी 3 से गुना कर दीजिए, लंबा कर दिया गया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। यह तार का नया प्रतिरोध यहाँ पे पूछा गया है, आपके आंसर भी सामने है स्क्रीन के सामने। साथियों आपको बता दें, अगर कोई तार को खींचकर लंबा किया जाता है तो उनका प्रतिरोध अगर पूछेगा तो वो भी क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। याद रखिए, मान लीजिए ये एक आपके सामने गली है, ठीक है, गली है, मान लीजिए ये क्या है, एक 10 ओम का लंबाई का गली है, तो इसमें आप 3-4 आदमी एक साथ चल सकते हैं। लेकिन जब इसे आप खींच के लंबा करते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है और एक आदमी भी यहाँ से नहीं जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रतिरोध का फंडा होता है, अगर तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए यहाँ पे, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रतिरोध यानी घर्षण सबसे ज्यादा होगा, यानी घर्षण भी 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 90 ओम। जी हाँ, 90 ओम एकदम राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे कि कोई भी पदार्थ को खींच के लंबा कर दिया जाए या उसी को जोड़ के चौड़ा कर दिया जाए, इस पर आपसे सवाल बनते रहते हैं। तो प्रतिरोध वाला जो आपके सामने आपके बुक में जो वहां पे दिया गया है फंडा, उसको आप याद रखिएगा, तो ये बिल्कुल एकदम आसान लगेगा ऐसा सवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है तत्काल एकदम राइट है, याद रखिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो फटाफट से आप लोग एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को हिट कर दे, यानी लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है साथियों कि एक 220 वोल्ट और 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, बताइए बल्ब के द्वारा कितनी खपत की गई शक्ति होगी। यहाँ पे आंसर दिख गया होगा आपको 250। यह 250 ऐसे जो प्रश्न आते हैं, ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डाटा नहीं चेंज मिला, नहीं मिलेगा और न मिलेगा कभी, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं और आपसे डाटा वेस्ट ही पूछा जाता है। तो 200 वोल्ट यहाँ पे बिल्कुल रहेगा आपके एग्जाम में, 1000 भी देगा और यहाँ पे लिखेगा कि 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया। तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति बताइए, तो सिंपल से आपको 250 वाट मार के चले आना है। याद रखिए, ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार अभी तक पूछा गया है। 5 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर सवाल की ओर, देखते हैं कि 6 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन चारों दिख गया होगा आपके स्क्रीन के सामने। साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। मैं आपको बता दूं 2 नंबर के लिए साथियों, अगर आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर पक्के चाहिए या 5 नंबर पक्के चाहिए, तो किरचॉफ का नियम, जिसे आप किरचॉफ बोलते हैं, वो नियम बिल्कुल याद कर ले। जैसे यहाँ पे प्रथम नियम और द्वितीय नियम दिया है, दोनों नियम आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं और आते ही रहेंगे और 2024 में फिर से आने वाले हैं। आशा है कि ये सवाल मैं जल्द ही आपके इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर लेके आऊंगा, ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर की ओर चलते हैं। एक की ओर कहता है आवेश संरक्षण और संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण, या आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऑप्शन तो सर एक ही है, लेकिन उलट फेर किया गया है। तो आपको यहाँ पर कैसे चलना है, तो चलना है आपको क्वेश्चंस के हिसाब से। यहाँ पर सबसे पहले प्रथम नियम दिया है, तो आप पहले प्रथम नियम को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे द्वितीय नियम को देखेंगे। तो प्रथम नियम यहाँ पे क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी, कि आवेश संरक्षण का नियम है, बिल्कुल राइट है। प्रथम नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे कहता है संवेग संरक्षण, ये गलत है। दूसरा नियम जो है साथी यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है यह राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ऊर्जा संरक्षण कहने का मतलब क्या है? अगर कोई पदार्थ, कोई आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है तो ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी नहीं होती, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों एकदम राइट है, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब जो है डी के साथ आप लोग जाइएगा, एकदम 100% राइट होगा आपके एग्जाम में और गलती होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल की ओर, देखते हैं कि 7 नंबर सवाल आपसे आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो देखिए कहता है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी, इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बता दें, अर्धचालक पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो क्या होता है, यानी तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो अर्धचालक होता है, याद रखिएगा। अर्धचालक पर क्या होता है, जैसे ही आप तापक्रम बढ़ाएंगे तो वहां पर प्रतिरोध घटने लगेगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। और अतिचालक की जब बात आती है, अतिचालक में जब आप तापक्रम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी याद रखिए। और अर्धचालक का आपको कंडीशन पता होगा, यहाँ पे क्या होता है, करंट का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार हमें अतिचालक कहने का मतलब होता है कि करंट का प्रवाह किसी भी दिशा में फटाफट हो रही है तो वो अतिचालक कहलाती है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल तो कर लिए, आगे चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर और देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, क्योंकि बहुत ही बड़ा सवाल है 8 नंबर। और देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, थोड़ा छोटा दिख गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत की सामना नहीं होना चाहिए और आपको सिर्फ आंसर की बात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक हीटर 100 वाट और 200 वोल्ट के तार के बीच से दो टुकड़ों का समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितनी शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पे वाट की बात की है तो 40 वाट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। और ऐसे प्रश्न मैं आपको पहले ही बताया हूँ यहाँ पे। चलिए साथियों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। साथियों यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें शामिल किया गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए बताइए, कहता है कि आपको 1-1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया, जी हाँ आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया, तो इसके संयोजन से न्यूनतम आप कितने प्रतिरोध बना सकते हैं, ये 1/3 बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम राइट हो जाएगा। सिंपल सी सवाल है और ऐसे सवाल आते रहते हैं आपके एग्जाम में। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, शून्य, 50,000 ओम या इनमें से कोई नहीं। साथियों आदर्श वोल्ट मीटर की बात की है, याद रखिएगा। वोल्ट और वोल्ट, वोल्ट वोल्ट यानी अनंत होता है, याद रखिए। ऑप्शन यहाँ पर ए याद रखिएगा, राइट हो जाएगा। आदर्श मीटर की अगर बात करता है तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा इसका प्रतिरोध। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध, वहां पे वोल्ट मीटर पूछा गया लेकिन यहाँ पे आम मीटर पूछा गया। आम मीटर की जब भी बात करते हैं तो शून्य होता है, याद रखिएगा। यह क्या होता है, शून्य होता है आम मीटर का प्रतिरोध। और वोल्ट मीटर की बात करें, जब भी वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या क्या होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा, यानी इन्फिनिटिव होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शून्य होता है आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध। अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम मीटर किलोमीटर इनवर्स या किलो केल्विन इनवर्स, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं। कहता है यदि ताप का मान
3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान कितने डिग्री से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो जब भी ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो लगभग समान ही रहता है, कोई भी डिफरेंट उसमें नहीं होता, ना बढ़ता है और नहीं घटता है। चलिए अगला 14 नंबर सवाल है, कहता है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होगा। यानी कोई भी अगर आप स्विच ऑन करने के लिए करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी सवाल है, कहता है ऑप्शन नंबर ए की बढ़ता ही जाता है या प्रथम बढ़ता है तब घटता है, यानी पहले बढ़ता है और उसके बाद वो घट जाता है। ऑप्शन सी कहता है कि प्रथम घटता है, यानी पहले घट जाता है फिर बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, यानी घटता नहीं, पहले बढ़ता है और बढ़कर स्थिर हो जाता है, ना वो घटता है और ना बढ़ता है, बीच में ही रह जाता है। तो जो आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रथम बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है। कोई भी स्विच को आप ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, कहता है 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है। यानी कहता है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। तो ये 12 गुने 10 के पावर यहाँ पे 3 जूल होगा। तो होगा 12 गुने 10 के पावर 3 जूल के यहाँ पे बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, कहता है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बताइए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट से। कहता है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा साथियों, 52.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52.9 ओम हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं आगे। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर, कहता है साथियों कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। यानी यहाँ पे अर्धचालक और चालक की बात नहीं किया है, सिर्फ आपसे बोला गया है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे। कहता है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। यानी किसी धातु के तार को जब आप गर्म करते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धचालक की बात नहीं की है और सिंपल धातु की बात की है। तो धातु क्या होता है, चालक होता है। तो चालक की तरफ से आप लोग इसका आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहता है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटा गया। 4 बराबर टुकड़ों में ऐसे ऐसे हमने काट दिया और काटकर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, याद रखिए, इस प्रकार से आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/16 ओम हो जाता है। मैं बता दूं कि ये सवाल आपके एग्जाम में 2018 और 2021 में भी पूछा गया और ये बिल्कुल डाटा वेस्ट सवाल है और इस पर बिल्कुल भी डाटा चेंज आपसे नहीं किया जाएगा आपके एग्जाम में। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, 1/16 ओम। और इसी प्रकार और इसी सेम टू सेम सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ गया है। अगला नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। 19 नंबर सवाल है आपके ऑप्शन और आंसर के साथ। कहता है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा है मान लीजिए एक प्रकार का, और यहाँ पे कोई ब्रेकर लगा दिया जाए तो ये आपस में गर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, ताप में बदल जाता है। तो ये प्रतिरोध ऐसा करता है। आगे चलते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। कहता है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। अगर कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो उसका कारण क्या है, प्रतिरोध में अंतर, ताप क्रम में अंतर, या विद्युतीय विभव में अंतर, या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो विद्युतीय विभव में अंतर के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है आंसर के साथ। कहता है कि किसी कार
के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा, सॉरी 30 एम्पियर, याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे 22 नंबर सवाल है, कहता है यदि विद्युत बल में धारा 3% से बढ़ाया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो साथियों शक्ति जो होती है वो दुगुना होती है, याद रखिएगा, 2K होती है, यानी 2P होती है के बराबर, याद रखिए। तो 3% से अगर बढ़ाएंगे तो ये 6% हो जाता है। अगला 23 नंबर सवाल कहता है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए। फिर उसी प्रकार का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि अगर तार की लंबाई है ये और इसे खींचकर क्या किए, हमने इसको दुगुना कर दिए। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R था, यानी खींचने से पहले इसका प्रतिरोध जो था वो क्या था, R था, और खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। अगर R था तो क्या हो जाएगा, खींचने के बाद दुगुना हो जाता है, और दुगुना होने के बाद ये 4R हो जाता है, याद रखिए। अगला सवाल पर चलते हैं। 24 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो आवेश है, विभवांतर, धारा, या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इनमें से कोई नहीं मापा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला नंबर सवाल, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश का प्रवाह जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो राइट है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश का क्या होता है, ऋणावेश का प्रवाह होता है। उसी प्रकार अगर धनावेश का पूछा जाए तो क्या होता है, उच्च विभव से ऋण विभव की ओर होता है। अगला नंबर 26 नंबर सवाल है, कहता है कि ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहते हैं। ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? सीवक धारा, जूल धारा, पेल्वियर धारा, इनमें से कोई नहीं। तो ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को साथियों यहाँ पे क्या कहते हैं, सीवक धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाता है, सीवक धारा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 27 नंबर कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है डैश मापने के लिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, या प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले ये प्रतिरोध के लिए ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज आपके 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कि ताप वैद्युत युग्म एक स्थान है, एक साधन है जो रूपांतरित करता है वैद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, या उष्मा ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है किसको, उष्मा ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। 29 नंबर कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापक्रम बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता कब है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में बताया था कि अगर अर्धचालक का तापमान घटाते हैं तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। और किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब, जब तापमान आप बढ़ाते हैं। क्लियर है। आगे 30 नंबर सवाल, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए पहला चैप्टर से टोटल 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा 30 क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।